नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आते हैं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे। खेल से हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान की बात करें तो स्थान से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं, पुरस्कार से 3 क्वेश्चन हैं, पुस्तक से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, रक्षा की बात करें तो रक्षा से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं और योजना से भी 4 क्वेश्चन है, और विविध की बात करें तो विविध से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। कुल मिला के 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत और अफगानिस्तान। तो किसने जीता है? अपने भारत ने। ठीक है, किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशन होता है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका आयोजन 1 जून से 29 जून, ठीक है, 1 जून से 29 जून तक ये टी20 वर्ल्ड कप चला था, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, विश्व कप फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस में हुआ था। कहाँ है? वेस्ट इंडीज में है, जिसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बारबाडोस कहाँ स्थित है? तो वेस्ट इंडीज में है, जहाँ पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल खेला गया था। और अभी यहाँ एक तूफान भी आया हुआ है जिसमें भारतीय टीम वहाँ फंसी हुई है, अभी तक इंडिया नहीं लौटी है। ठीक है, तो ये बारबाडोस आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको देखने को एक क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में टी20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? यानी कि मैन ऑफ द सीरीज मिली है, वो किन्हें मिली है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ए है जसप्रीत बुमराह, तो बुमराह जी को ही मिली है, आपको पता है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की पूरे टूर्नामेंट में। बुमराह ने 8 मैचों में कुल 15 विकेट लिए हैं, जो कि उनकी इकोनॉमी देखी जाए तो 4.17 4.17 की इकोनॉमिक से उन्होंने 8 मैचों में कुल 15 विकेट लिए हैं। और फाइनल मैच की बात की जाए तो फाइनल मैच में अपने विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, जिनके लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। उन्होंने 76 रन की पारी खेली थी। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? ए है विराट कोहली, बी है रोहित शर्मा, सी है रविंद्र जडेजा और डी है उपरोक्त सभी। तो टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो भारत विजयी रहा था। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने उसी दिन ही घोषणा कर दी थी कि हमारा ये लास्ट टी20 मैच है, इसके बाद हम टी20 से संन्यास ले रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने भी इसकी घोषणा कर दी थी। तो ठीक है, तो उपयुक्त सभी यानी कि तीनों खिलाड़ियों ने टी20 मैच से अब संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो रोहित शर्मा और इनके विराट कोहली ने तो उसी दिन घोषणा कर दी थी और रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये तीनों देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, हाल ही में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है?
ए है स्नेहा के, बी है हिमा दास, सी है किरण पहल और डी है देवी अनीबा। तो पेरिस ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई किया है 400 मीटर स्पर्धा में वो किरण पहल ने किया है अभी, ठीक है। इनके द्वारा 50.92 सेकंड का समय निकाल करके महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जो क्वालिफाई था वो 50.95 था, ठीक है, लेकिन 50.92 सेकंड से इन्होंने ये 400 मीटर की ये जो रेस थी इन्होंने पास कर ली। मात्र 0.3 सेकंड पहले ही इन्होंने ये रेस कंप्लीट की थी, ठीक है। तो क्वालिफाई कितना था 50.95, 50.95 था, ठीक है, और इन्होंने 50.92 में ही ये रेस कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आगे देखेंगे, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए है दिलीप घोष, बी है उत्कर्ष अवस्थी, सी है कपिल देव और डी है एच श्रीनिवासन। तो कपिल देव जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, इनको इन्हीं की कप्तानी में 1983 में भारत पहली बार वर्ल्ड कप लेकर आया था। तो इनको अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कपिल देव जी को। आगे देखेंगे, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ए है शेफाली वर्मा, बी है एनाबेल सदरलैंड, सी है स्मृति मंधाना और डी है एलिसे पेरी। तो टेस्ट क्रिकेट में जो महिलाओं की बात की जाए तो सबसे तेज दोहरा शतक जो लगाया है वो भारत की शेफाली वर्मा ने लगाया है, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया है। बाकी पिछला रिकॉर्ड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड के नाम था, जिन्होंने 248 गेंद खेली थी दोहरा शतक लगाने में, लेकिन जो अपनी शेफाली वर्मा है इन्होंने महज 194 गेंदों पर ये दोहरा शतक पूरा कर करके पहली महिला बन गई है ये दोहरा शतक सबसे तेज बनाने वाली, ठीक है। शेफाली ने भारत के लिए दोहरा शतक बनाने वाली दूसरी भारतीय बनी है, ठीक है। इनसे पहले भारतीय पूर्व कप्तान मिताली राज थी, उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाया था, तो ये दूसरी भारतीय बन गई है और विश्व की सबसे पहली तेज दोहरा शतक बनाने वाली खिलाड़ी भी बन गई है। कौन? शेफाली वर्मा, ठीक है। आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा को। आगे देखेंगे, हाल ही में लियोन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? ए है अर्जुन एरिगेसी, बी है वेस्लिन टोपालोवा, सी है जेम सेंटोस लतासा और डी है विश्वनाथ आनंद। तो लियोन मास्टर्स का जो खिताब जीता है वो विश्वनाथ आनंद ने जीता है, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद ने लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप को 10वीं बार जीता है, 10वीं बार इन्होंने ये खिताब जीता है। और फाइनल में किनको हराया? स्पेन के जेम सेंटोस को लगातार 3-1 से इन्होंने हराया है, ठीक है। तो जेम सेंटोस लतासा को 3-1 से हरा करके ये 10वीं बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। बाकी ये लियोन मास्टर जो खिताब है ये स्पेन में आयोजित एक प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट है। इसमें 4 जो शीर्ष खिलाड़ी होते हैं वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। तो लियोन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? विश्वनाथ आनंद ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन की। हाल ही में नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है विलियम बेंटिंग, बी है एंटोनी गुटरेस, सी है जेंस स्टोल्टेनबर्ग और डी है मार्क रूट। तो नाटो का जो अगला महासचिव बनेगा वो कौन बनेगा? मार्क रूट, ठीक है। नाटो की बात की जाए तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 32। क्लियर? तो मार्क रूट है जो नाटो के अगले महासचिव बनेंगे। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ए है संजय मारीवाल, बी है संजीव जैन, सी है अखिल गुप्ता और डी है विक्रम मिस्त्री। तो भारत का विदेश सचिव जो नियुक्त किया गया है वो विक्रम मिस्त्री जी को किया गया है। विक्रम मिस्त्री वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, ठीक है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और ये 2019 से 2021 तक चीन में भारत के राजदूत के रूप में भी ये कार्य
कर चुके हैं, तो इनको अब भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं विक्रम मिस्त्री जी को। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के 30वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ए है उपेंद्र द्विवेदी, बी है मनोज पांडे, सी है विमलेश सिन्हा और डी है अंशुल सुधाकर। तो उपेंद्र द्विवेदी ने भारत के 30वें थल सेनाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है और मनोज पांडे जी के स्थान पर ये अब भारत के थल सेना के 30वें सेनाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप उपेंद्र द्विवेदी जी को। आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र, ए है अमृतसर, बी है कोलकाता, सी है हैदराबाद और डी है आपका गांधीनगर। तो भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र के उद्घाटन की बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है और गुजरात गांधीनगर जिले के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में यानी कि RRU में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बात की जाए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की तो कौन है? PT उषा जी। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? ए है असम, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है, जो कि सभी जिलों में, यानी कि 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। उन्होंने सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? ए है इंदौर, बी है भोपाल, सी है कोची और डी है सूरत। तो कहां पर हुआ है? कोची में। ये पहला है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में डिगचू सांगलांग मार्ग पर बेली ब्रिज का निर्माण किया गया है? अभी ये चर्चा में रहा है। तो ए है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है सिक्किम और डी है मेघालय। तो ये बेली ब्रिज जो है ये डिगचू सांगलांग मार्ग में है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। यहाँ पर अभी भारतीय जो सेना है उनके द्वारा अभी 72 घंटे में ये 70 मीटर का पुल था। इस 70 मीटर के पुल को बनाया गया है, ब्रिज को बनाया गया है मात्र 72 घंटे में। 72 घंटे से भी कम समय में ये भारतीय सेना द्वारा भी ये जो बेली ब्रिज है इसका निर्माण किया गया है। तो कहाँ है ये बेली ब्रिज? सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा के पास ये जगह सुनिश्चित की गई है और ये बोनी कपूर साहब हैं, इनके द्वारा ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अभी फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौता हुआ है ना। आगे देखेंगे, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? ए है चेन्नई, बी है दिल्ली, सी है पटना और डी है जयपुर। तो प्लास्टिक वेस्ट रोड यानी कि प्लास्टिक के कचरे से रोड बनाया गया है, वो पहला तो कौन सा था? पहला था नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी, ठीक है, असम में। लेकिन अभी दूसरा जो बना है वो जयपुर में बना है। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कैपिटल भी जयपुर ही है। तो वहाँ यहाँ पर अभी देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जहाँ प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो पहले की बात की जाए तो पहला नारंगी मिलिट्री स्टेशन है गुवाहाटी असम में, है ना।
आगे देखेंगे, हाल ही में टाटा सन्स ने 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय कहां बनाने की घोषणा की है? ए है अयोध्या, बी है काशी, सी है मथुरा और डी है आगरा। तो टाटा सन्स द्वारा 650 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए है विक्रम सेठ, बी है मेघना अहलावत, सी है मृदुला गर्ग और डी है अरुंधति रॉय। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 जो मिला है वो अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है, और ये बुकर पुरस्कार भी विजेता हैं कौन? अरुंधति रॉय। ठीक है, इनको निर्भीक और मुखर लेखन के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये इंग्लैंड की एक संस्थान है, पेन संस्थान, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। इंग्लैंड के पेन संस्थान द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय जी को। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ए है डॉक्टर उषा ठाकुर, बी है मृदुला गर्ग, सी है अरुंधति रॉय और डी है ममता कालिया। तो किन्हें दिया गया 12वां विश्व हिंदी सम्मान? डॉक्टर उषा ठाकुर जी को। ठीक है, और यह पुरस्कार भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जो पुरस्कार है विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार, ये 12वां संस्करण था, 12वें नंबर का था, और ये पुरस्कार डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। ठीक है, और इनकी बात की जाए तो ये पुरस्कार कौन देता है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही बात की जाए तो नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा इसको आयोजित किया गया था, यानी कि नेपाल में हुआ था इसका सम्मेलन, तो नेपाल के भारतीय दूतावास द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और हिंदी साहित्य के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर उषा ठाकुर जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 12वें नंबर का था विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार, जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ना। आगे देखेंगे, हाल ही में 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? तो ए है मृदुला गर्ग, बी है नसीरा शर्मा, सी है मैथिली ठाकुर और डी है संजना ठाकुर। तो 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो जीता है वो संजना ठाकुर जी ने जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार कॉमनवेल्थ गेम फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रबंधित, यानी कि इसका अरेंजमेंट और वित्त पोषित इसी के द्वारा दिया जाता है। कॉमनवेल्थ जो फाउंडेशन है उसके द्वारा इस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। और संजना जी की जो कहानी है उसका जो शीर्षक क्या है? ऐश्वर्या राय। उनके लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 के जो विजेता है वो कौन है? संजना ठाकुर। आगे देखेंगे, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? ए है जगदीप धनखड़, बी है ओम बिरला, सी है एम वेंकैया नायडू और डी है लालकृष्ण आडवाणी। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया है और वो एम वेंकैया नायडू जी के जीवन पर आधारित है, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, और जगदीप धनखड़ की बात की जाए तो वो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और ओम बिरला कौन है? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी की बात की जाए तो लालकृष्ण आडवाणी जी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और हाल ही में इनको अभी भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो एम वेंकैया नायडू जी की है कौन कौन सी बुक है? सेवा में जीवन, सेलिब्रेटिंग भारत और महानेता। इन तीनों पुस्तकों का विमोचन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है, इनके 75वें जन्म दिवस पर, जिनका 75वां जन्मदिन था, उस पर तेलंगाना के हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में गाचिबोवली में अन्वय कन्वेंशन सेंटर से इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों पुस्तकें हैं, सेवा में जीवन, सेलिब्रेटिंग भारत और महानेता। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में किस मशहूर गायिका की बायोग्राफी
स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई है? ए है लता मंगेशकर, बी है कविता कृष्णा मूर्ति, सी है आशा भोसले और डी है सुनिधि चौहान। तो स्वर स्वामिनी जो आशा लॉन्च की गई है वो आशा भोसले जी की बायोग्राफी है और इसका जो विमोचन किया गया था वो मुंबई में किया गया था, जिसमें आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत जी हैं वो, और साथ ही अभिनेता जैकी श्रॉफ और जो गायक कलाकार है सोनू निगम, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहां पूरा हुआ है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है ओडिशा, सी है राजस्थान और डी है आंध्र प्रदेश। तो कहां पर किया गया है? ये ओडिशा में। ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण से, चांदीपुर परीक्षण कहां है? ओडिशा में। ठीक है, वहां के केंद्र से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया है। तो ओडिशा से किया गया है, जो कि चांदीपुर परीक्षण केंद्र है, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया है अभ्यास का, है ना, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 17 वर्ष के बाद किस हेलीकॉप्टर को सेवानिवृत्त कर दिया है? ए है UH-5H हेलीकॉप्टर, बी है UH-4H हेलीकॉप्टर, सी है UH-3H हेलीकॉप्टर और डी है UH-2H हेलीकॉप्टर। तो 17 वर्षों की सेवा देने के बाद में UH-3H हेलीकॉप्टर सेवानिवृत्त हो गया है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम किया गया था वो कहाँ किया गया था? विशाखापत्तनम में INS डेगा में इसका जो डी इंडेक्शन सेरेमनी थी वो विशाखापत्तनम के INS डेगा में की गई थी। और अब इनकी जगह UH-3H की जगह कौन सा हेलीकॉप्टर ले रहा है? INS 350 पर सीकिंग 42C हेलीकॉप्टर। अब जो UH-3H जो सेवानिवृत्त हो चुका है उनकी जगह ये हेलीकॉप्टर सेना में शामिल हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास यानी कि रिमपैक 2024 के 29वें संस्करण में कौन सा INS भाग ले रहा है? तो INS विक्रमादित्य, INS विक्रम, INS शिवालिक और डी है आपका INS अरिहंत। तो कौन सा ले रहा है? INS शिवालिक। 29वां द्विवार्षिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिमपैक एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें 29 देश और 25,000 से अधिक कार्मिक शामिल हो रहे हैं, जो कि 27 जून से 1 अगस्त यानी कि 1 महीने से ज़्यादा ये चलने वाला है। ठीक है, और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो रिमपैक की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी रिमपैक की। ठीक है, तो ये 29वें नंबर का संस्करण है जिसमें भारत का INS शिवालिक इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके। ए है फोर्ट वाचिरा प्रकन थाईलैंड, बी है कोलकाता भारत, सी है उमरोई मेघालय और मेघालय जो भारत में पड़ता है, और डी है बैंकॉक थाईलैंड। तो ये मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि 13वें नंबर का संस्करण है और वो कहां पर हो रहा है? फोर्ट वाचिरा प्रकन थाईलैंड में ये आयोजित किया जा रहा है, जो कि 1 से 15 जुलाई तक फोर्ट वाचिरा प्रकन टांग प्रांत के थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों के 76 जो कर्मी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो पिछला संस्करण था वो 2019 में हुआ था, उमरोई मेघालय में किया गया था। ठीक है, तो अभी ये 13वां संस्करण है मैत्री जो कि थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। आगे देखेंगे। योजना से संबंधित सवाल है अभी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की है? ए है ओडिशा, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है हरियाणा। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको प्रतिमाह 1500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये
महाराष्ट्र में शुरू की गई है। आगे देखेंगे, हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह सुरक्षा योजना कहां शुरू की गई है? तो गवाह सुरक्षा योजना कहां शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके, ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है असम और डी है आंध्र प्रदेश। तो असम में गवाह सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय प्रणाली और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 का पालन करने के लिए राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। क्यों दी है? इसका क्या उद्देश्य है कि किसी भी मामले की जांच और सुनवाई के दौरान आसन्न खतरों के खिलाफ गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि कोई भी मामला हो जाता है तो उसमें जो गवाह गुजरते हैं, गवाह जाते हैं कोर्ट में, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये गवाह सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो असम में की गई है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। तो किसान सम्मान निधि योजना जो कि राजस्थान में शुरू की गई है और राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसमें लगभग 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 1000 रुपए उनको ये राशि दी जाएगी। ठीक है, अनुदान के रूप में। तो किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राजस्थान में। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। ठीक है, तो बात की जाए ऑप्शन की तो ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा भी 1 जुलाई को अमरावती के ताड़ेपल्ली ब्लॉक में के ताड़ेपल्ली ब्लॉक के पेनुमाका गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी पेंशन योजना है तो पेंशन वर्गों को पेंशन दी जाएगी, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। तो कहां से संबंधित है ये? आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, आगे देखेंगे, विविध से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित की गई है। तो किसे किया गया है? ए है दिल्ली, बी है अंडमान निकोबार, सी है लद्दाख और डी है लक्षद्वीप। तो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला जो प्रशासनिक इकाई है वो लद्दाख है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लास योजना के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लास वन भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। ठीक है, लद्दाख ने 97% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली है। और लेह में एक समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने ये जानकारी प्रदान की है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, हाल ही में संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी है चाइना। तो संपूर्ण जीव जंतुओं की जो कि सूची तैयार की जा रही है वो विश्व का पहला देश कौन सा है? अपना भारत है। ठीक है, और इसकी जानकारी किसने दी है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कोलकाता में आयोजित एक एनिमल टैक्सोनॉमी समिट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है, और भारत ने जो कि जीव जंतुओं की बात की जाए तो इसकी सूची में लगभग 1,04,561 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। तो 1,04,561 प्रजातियों को इस सूची में शामिल किया गया है इनकी। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 9वां संशोधन विनियम 2024 कब से लागू हुआ? तो दूरसंचार मोबाइल पोर्टेबिलिटी जो 9वां संशोधन विनियमन है वो 1 जुलाई से है ना, 1 जुलाई से भी लागू हो गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत में 3 नए आपराधिक कानून
कौन से लागू किए गए हैं? ए है भारतीय न्याय संहिता BNS यानी कि 2023, बी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और सी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 और डी है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये तीनों कानून अभी लागू किए गए हैं, ठीक है। और ये तीनों जो कानून है वो क्रम से बता रहा हूं मैं आपको। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 ये इसकी जगह है, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNNS 2023 की जगह है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA जो कि है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा, ठीक है। तो तीन नए आपराधिक कानून अभी लागू किए गए है ना। आगे देखेंगे, अंतिम सवाल है आज का। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ए है नीरज चोपड़ा, बी है स्मृति मंदाना, सी है सुमित नागल और डी है वंशिका परमार। तो सुमित नागल जो कि टेनिस खिलाड़ी है, इनको बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।